नमस्कार। चलिए इतिहास के ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां एक महान साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और उसकी रोशनी में कई नई शक्तियां जन्म ले रही थीं। हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बाद के भारत की। एक ऐसा दौर जिसने इस जमीन का सियासी नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा सदियों पुराना साम्राज्य अचानक बिखर जाता है? क्या हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी और अंधेरा छा जाता है, या फिर उसी राख से कुछ नया, कुछ और ज्यादा ताकतवर जन्म लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में बार बार दोहराया गया है। जवाब ये है कि सत्ता की दुनिया में कोई जगह कभी खाली नहीं रहती। जैसे ही गुप्तवंश का पतन हुआ, एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया, और इस खालीपन को भरने के लिए भारत के अलग अलग कोनों से कई महत्वाकांक्षी राजवंश उठ खड़े हुए। तो ये किसी युग का अंत नहीं था, बल्कि हजारों नई कहानियों की एक शानदार शुरुआत थी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। यहां गुप्तों की परछाई से एक नई ताकत उभरी, पुष्यभूति राजवंश, और उसके सबसे चमकदार सितारे थे सम्राट हर्षवर्धन। इस राजवंश की नींव रखने वाले जो शासक थे, प्रभाकर वर्धन, उन्होंने सिर्फ राजा की उपाधि नहीं ली, बल्कि खुद को महाराजाधिराज कहलवाया, यानी राजाओं का राजा। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये पूरे उत्तर भारत के लिए एक खुला ऐलान था कि अब एक नई महाशक्ति आ चुकी है। और फिर आए हर्षवर्धन। इनकी तो बात ही अलग थी। जरा सोचिए, महज 16 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठना। उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जो आने वाली कई सदियों तक उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र बना रहा। खुद को राजपुत्र और शिलादित्य जैसे नाम दिए। उनकी फौज में 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े थे। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कमाल के लेखक भी थे, जिन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे 3 मशहूर ग्रंथ लिखे। अब सवाल ये उठता है कि हमें हर्षवर्धन के बारे में ये सारी दिलचस्प बातें पता कैसे चली? तो इसका सारा श्रेय जाता है उनके दरबारी कवि बाण भट्ट को। उन्होंने हर्षचरित नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें अपने राजा की पूरी कहानी को अमर कर दिया। ये किताब उस दौर में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। अच्छा, भारत में ये जो कुछ भी हो रहा था, क्या दुनिया की नज़र इस पर नहीं थी? बिल्कुल थी। चलिए देखते हैं कि इस नए दौर में भारत दुनिया के मंच पर क्या भूमिका निभा रहा था और दुनिया उसे कैसे देख रही थी। इस दौर का सबसे बड़ा गवाह अगर कोई था, तो वो थे चीनी यात्री हुएनसांग। वो ज्ञान की तलाश में भारत आए और यहाँ पूरे 15 साल रहे। उन्होंने नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय को अपनी आंखों से देखा, लेकिन साथ ही पाटलिपुत्र और वैशाली जैसे पुराने शानदार शहरों को वीरान होते हुए भी देखा। उनके लिखे हुए दस्तावेजों से हमें उस वक्त के समाज की एक असली तस्वीर मिलती है। और हाँ, हुएनसांग अकेले नहीं थे। उनसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आए थे, और उनके बाद भी आयत सिंह जैसे कई चीनी विद्वान और भिक्षु ज्ञान की इस धरती की तरफ खिंचे चले आए। उनके यात्रा वृतांत आज हमारे लिए इतिहास का एक अनमोल खजाना है। और ये रिश्ता कोई एक तरफा नहीं था। हमारे यहाँ से भी, भारत से भी शासक अपने दूत चीन भेज रहे थे। हर्षवर्धन से लेकर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों तक कई भारतीय राजाओं ने चीन के साथ मजबूत कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाए। मतलब साफ है, ये दुनिया से कटने का नहीं, बल्कि जुड़ने का दौर था। चलिए अब उत्तर से निकलकर भारत के दिल यानी दक्कन के पठार की ओर चलते हैं। देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की राख पर वहां कौन सी नई ताकतें आकार ले रही थीं। यहां हमारी मुलाकात होती है वाकाटक वंश से। उत्तरी महाराष्ट्र में विंध्य शक्ति ने इस राजवंश की स्थापना की थी, और इनकी पहचान जुड़ी थी ब्राह्मण धर्म से। ये वैदिक यज्ञों को बहुत मानते थे और ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी जमीनें दान में देते थे, जिससे उन्हें धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की मान्यता मिलती थी। वाकाटक शासकों के सफर को देखिए। प्रवरसेन प्रथम ने तो 4-4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन था। फिर रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती से शादी करके अपनी राजनीतिक हैसियत और बढ़ा ली। और फिर प्रवरसेन द्वितीय जैसे शासक हुए, जो एक ताकतवर राजा होने के साथ साथ एक बेहतरीन कवि भी थे। लेकिन इतिहास का पहिया घूमता रहता है। वाकाटकों के बाद दक्कन के मंच पर एक और ज्यादा ताकतवर राजवंश ने कदम रखा, जिसने आने वाली कई सदियों के लिए दक्षिण की तकदीर लिख दी। ये थे बादामी के महान चालुक्य। और यहीं से उस दौर के 2 सबसे बड़े सूरमाओं के बीच एक महाटकराव की कहानी शुरू होती है।
एक तरफ थे उत्तर के सम्राट हर्षवर्धन, जिनका सपना पूरे भारत पर राज करने का था, और दूसरी तरफ थे दक्कन के रक्षक चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो किसी भी कीमत पर दक्षिण की आज़ादी को बचाने के लिए तैयार थे। तो इस जबरदस्त लड़ाई में हुआ क्या? कौन जीता? इसका जवाब हमें किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि पत्थरों पर लिखे इतिहास से मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने ऐहोल में एक शिलालेख लिखवाया, जो साफ साफ बताता है कि इस जंग में हर्षवर्धन की हार हुई, और ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का सबसे गौरवशाली पल था। तो इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ एक हार जीत तक सीमित नहीं रहा, इसने तो भारत का नक्शा ही तय कर दिया। पवित्र नर्मदा नदी उत्तर में हर्षवर्धन के साम्राज्य और दक्षिण में चालुक्यों के साम्राज्य के बीच एक पक्की सरहद बन गई। इसने भारत को दो अलग अलग ताकतों के प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया। लेकिन चालुक्यों की कहानी सिर्फ तलवारों और सियासत की कहानी नहीं है। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी पत्थरों में सांस लेती है। चलिए उनकी कला और वास्तुकला की शानदार दुनिया में कदम रखते हैं। चालुक्यों ने वास्तुकला की एक बिल्कुल नई शैली बनाई, वेसर शैली। अब ये क्या थी? आसान भाषा में कहें तो ये उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का एक खूबसूरत संगम थी। ये उनकी काबिलियत का सबूत है कि कैसे वो दो अलग अलग संस्कृतियों को मिलाकर कुछ नया और अद्भुत बना सकते थे। और ये स्टाइल कोई एक दिन में नहीं बन गया। हम इसके विकास को उनके मंदिरों में साफ साफ देख सकते हैं। लार्ड खान मंदिर जैसे शुरुआती प्रयोगों से लेकर हुचीमल्ली गूड़ी मंदिर जैसे थोड़े जटिल डिजाइन तक, और आखिर में पट्टदकल के विरूपाक्ष मंदिर के रूप में ये शैली अपने शिखर पर पहुंची। विरूपाक्ष मंदिर तो चालुक्य वास्तुकला का कह सकते हैं कि एक शाहकार है। इसे रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। इसी मंदिर में पहली बार ऊंचे गोपुरम यानी प्रवेश द्वार का इस्तेमाल हुआ, और इसकी दीवारों पर रामायण की कहानियों को इस तरह उकेरा गया है कि देखकर लगता है मानो वो अभी जिंदा हो उठेंगी। उनकी कलाकारी की गहराई का अंदाजा बस एक छोटी सी बात से लगाइए। विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर नटराज शिव की कितनी नृत्य मुद्राएं हैं? 1, 2, 10? नहीं, पूरी 81 अलग अलग मुद्राएं। ये तो कारीगरी और भक्ति की हद है। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब कोई साम्राज्य बिखरता है तो क्या वो सच में एक अंत होता है, या फिर जैसा हमने आज हर्षवर्धन, पुलकेशिन और चालुक्य मंदिरों की कहानी में देखा, वो बस पत्थर पर लिखी जाने वाली हजारों नई कहानियों की एक शुरुआत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की गहराइयों में ही मिलता है।